जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं राम केशवानी स्वागत करता हूं सीएस एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2023 के लिए। सर रैपिड रिवीजन सीरीज पार्ट 3 में, पार्ट 1 में दोस्त हमने कंप्लीट करे थे बेसिक टॉपिक्स। पार्ट बी में बेटा हमने सारे हेड्स ऑफ इनकम कंप्लीट कर लिए थे। और पार्ट 3 में मिसलेनियस टाइप की चीजें जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, बड़े क्वेश्चंस के लिए और एमसीक्यूज के लिए। मतलब अगर इतनी रैपिड रिवीजन सीरीज को आप कंप्लीट कर चले गए तो आपका पूरा का पूरा रिवीजन हो गया एक साइड से। उसके बाद आपको क्वेश्चंस खुद से लगाने और एग्जाम देने जाने हैं। इनकम टैक्स और क्लबिंग प्रोविजन, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड डिडक्शन, तीन टॉपिक्स को हमने लिया है। बहुत थोड़े से एमसीक्यूज लिए, बट बहुत प्यारे वाले, जो सारे के सारे आपके मन में चल रहे डाउट्स को क्लियर करेंगे। सर पिछले टॉपिक्स में हमने जो पढ़ा उनको 2 मिनट के लिए हल्का हल्का रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि उनकी जरूरत पड़ेगी। सर सैलरी, एचपी, और पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सीजी, अदर सोर्स एंड पीजीबीपी। सर इनसे क्या बेनिफिट मिलने वाला है? इनसे बेटा वही कि कितने टाइप के सीजी होते हैं, वो हमारे एलटीसीजी होता है एंड एसटीसीजी होता है। रीजन क्या है? ये लोग आपस में सेट ऑफ भी नहीं हो सकते। एसटीसीजी एसटीसीएल सेट ऑफ हो सकते हैं, एसटीसीएल एलटीसीजी सेट ऑफ हो सकते हैं, बट एलटीसीएल एसटीसीजी के पास ही नहीं जा सकता, तो किसी और के पास क्या जाएगा? यानी ये कैपिटल गेन वाले हेड के अगर लॉसेस है तो ये किसी हेड में नहीं जा सकते, और खुद के हेड अंदर, इंट्रा हेड के अंदर बेटा एलटीसीएल एसटीसीजी के पास भीख मांगने नहीं जा सकता। बड़ा भाई छोटे के पास कुछ भी मांगने नहीं जाएगा। इसके अलावा दोस्त अदर सोर्स में जो इनकम्स थी हमारी, उसमें से यहां मोस्ट इंपॉर्टेंटली पूछने जाने वाली एक तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी है, जिस पर कई बार एमसीक्यू या बड़े क्वेश्चंस में आपको क्या करते हैं, दिक्कत करता है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, यहां पर दोस्त सैलरी में ऐसी कोई इनकम तो डिस्क्लोज नहीं होती है, बट सैलरी को लेकर एक डाउट है भैया, कोई भी आ जाना मेरे पास सेट ऑफ करवाने, बट कौन नहीं आना चाहिए? पीजीबीपी तो नहीं आएगा, समझते हो ना पीजीबीपी? हाँ सर, पीजीबीपी के अंदर बेटा 35 एडी वाली जो स्पेसिफाइड बिजनेस है वो सिर्फ 35 एडी से ही होंगी। सर ये तो नया पढ़ा दिया आपने। हाँ ये नया पढ़ा दिया हमने, रिकैप पिछले वाले से कर आज के सर प्रैक्टिस क्वेश्चन में, मतलब हम टॉपिक्स टू बी कवर्ड, सिंपल सी बात है, एमसीक्यूज करने वाले हैं, तो देरी किस बात की करें, फटाफट एक 1.5 मिनट में एक एमसीक्यू करेंगे। सर सबसे पहला एमसीक्यू हमारा बोलता है, इफ पर्सन इज एलिजिबल टू क्लेम अनएब्सॉर्ब्ड डेप्ट। जानते हो अनएब्सॉर्ब्ड डेप्ट? जी सर, वो ये डेप्रिसिएशन होता है जब हमारा बिजनेस इतने प्रॉफिट्स भी नहीं कमा रहा कि वो डेप्रिसिएशन क्लेम करा सके। तो हम क्या करते हैं सर इस केस में दोस्त? हम लोग इस डेप्रेशन को अनएब्सॉर्ब करते रहते हैं, मतलब इकट्ठा करते रहते हैं, और इसका इंडेफिनेट पीरियड होता है सेट ऑफ कराने के लिए। इंडेफिनेट पीरियड होता है सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड कराने के लिए। तो इसको सबसे लास्ट में देखेंगे। करंट साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, सर इसको भी हमें क्या कराना होता है? इसको भी हमें डिडक्ट कराना होता है। करंट डेप्रिसिएशन, बहुत बढ़िया। ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, यानी ये और ये है तो दोनों पुराने, बट ये पुराना है लॉस, बिजनेस लॉस अलग है और अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन अलग है। तो पहले हम इसको सेट ऑफ कराएंगे, कैरी फॉरवर्ड के बाद सेट ऑफ अगर कराना है तो इसको कराएंगे। तो पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए? तो सर प्रायोरिटी के नाम पर तो पहले करंट के आइटम जाएंगे। करंट में सर साइंटिफिक पहले जाएगा या डेप्रिसिएशन पहले जाएगा? तो सर पहले साइंटिफिक जाएगा और फिर डेप्रिसिएशन जाएगा, यानी ऑप्शन 2, 3 लग रहा है। बट एक बार और देख ले रहे हैं सर, सबसे लास्ट में ये जाना चाहिए। तो सबसे लास्ट के हिसाब से तो ऑप्शन 1 बनना और 2 बनना। अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन बेटा सबसे लास्ट में जाएगा, याद रहेगा। आपका क्वेश्चन हो सकता है चेंज कर दे, एज इट इज डाल दे। सबसे लास्ट में आपका अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, क्योंकि इसके लिए इनडेफिनेट पीरियड है, तो हम इसको जल्दी सॉर्ट ऑफ क्यों कराएं? पहले उसको कराएं ना जिसकी समय खत्म होने वाला है, पहले उसको इंजेक्शन लगाए ना जो 10 मिनट बाद मरने वाला है, या उसको जो बोल रहा है मेरे पास तो 2 घंटे हैं, 2 दिन है, 2 साल है, 200 साल है, उसको पहले इंजेक्शन लगाओगे? नहीं सर। 2, 3, 4, 1। तो सेकंड नंबर पर करंट साइंटिफिक रिसर्च, फिर डेप्रिसिएशन इसका, फिर बेटा ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, और लास्ट में अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। द करेक्ट आंसर इज 2, 3, 4, 1। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉसेस अवेलेबल आफ्टर इंटर सोर्स? इंटर सोर्स समझते हो सर? सर इंटर सोर्स और इंटर हेड में फर्क होता है। इंटर सोर्स बेटा अभी हेड के अंदर ही है, सोर्स एक दूसरे से सेट ऑफ हो रहे हैं। कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम्स इन एनदर हेड इन द सेम असेसमेंट ईयर। बोला किसी और हेड के पास ये नहीं जा सकते इन द सेम असेसमेंट ईयर। सर स्पेकुलेशन लॉस, स्पेकुलेशन था सट्टेबाजी वाला लॉस, सर ये इंटर सोर्स हो सकता है, ये दूसरे के पास नहीं जा सकता। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस 35 एडी, अभी भी बताया था सर, ये भी रेस्ट्रिक्शन है, ये भी नहीं जा सकता। लॉस अंडर दैट कैपिटल गेन, सर इनके लिए तो बहुत खूबसूरत बात है कि ये आपस में ही दिक्कत में, एलटीसीएल एसटीसीजी के पास नहीं जा सकता तो किसी और के पास क्यों जाएगा?
द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, अनएब्सॉर्ब्ड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैन बी कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 साल के लिए होता है भैया, इसको तो याद रखना है, कंफ्यूजन मत होना। इंडेफिनिट पीरियड, हाँ, इससे लेकर ये कि रिटर्न ऑफ इनकम अगर आप फाइल नहीं करते टाइम पर तो भी लॉस को सॉर्ट ऑफ कर सकते हो। नेक्स्ट, फोर्थ वाला, नो लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट, इनसे कोई लॉस सेट ऑफ नहीं हो सकता। सर सैलरी से तो हो जाते हैं सेट ऑफ, सिर्फ पीजीबीपी इनके पास नहीं आएगा। एचबी खुला खेल फरक्कावादी, इनकम फ्रॉम कैपिटल इन खुद नहीं जा सकते कहीं और, पर कोई आएगा तो मना नहीं करेंगे। बट विनिंग फ्रॉम लॉटरी एक ऐसा है जिनसे हम कोई लॉस सेट ऑफ नहीं करा सकते हैं। प्रोविजंस भी रिवाइज हो रहे हैं, चीजें भी समझ में आ रही है, पुराना भी याद आ रहा है और नया भी ऐड होता जा रहा है। नेक्स्ट, मिस्टर सिद्धार्थ जो है एम्प्लॉय है एक कंपनी में, इनकम है इनकी अंडर वेरियस एड्स। वेरियस एड्स मतलब ये दिख रही है सैलरी की, लेट आउट प्रॉपर्टी यानी एचपी की, और बिजनेस इनकम 1,10,000 रुपए। ठीक है, प्रॉफिट सिर्फ सैलरी का, यानी ये जॉब भी करते हैं और ये काम भी करते हैं। सर सैलरी में 50,000 का रिडक्शन देना नहीं बेटा, सब नेट इनकम है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिमाग दौड़ाना आपको। अब बोल रहा है इस टोटल इनकम आफ्टर सेट ऑफ, तो सेट ऑफ के लिए बेटा ये तो सेट ऑफ के लिए एलिजिबल है, ये तो इसमें से माइनस हो सकता है, बट ये माइनस मत करा देना, बिकॉज सैलरी की इनकम से पीजीबीपी का लॉस माइनस नहीं होता है। सैलरी मना करती है, सैलरी बोलते हम तो नौकर है ना, सैलरी क्या बोलते हैं, हम तो नौकर है, तो मेरे पास क्यों, मालिक क्यों आ रहा है तू लॉस अपना लेकर। इस तरह याद कराया था मैंने आपको जब क्लबिंग सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड का मैंने वन शॉट 2.5 घंटे का मस्त सा प्यारा सा बनाया था एकदम डिटेल में। ठीक है, तो सर 1,10,000 वहां से सेट ऑफ नहीं हो सकता, बट ये सेट ऑफ हो सकता है। तो जब ये सेट ऑफ हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4,95,000। ठीक है, 60 में से 65 जाएंगे तो 4,95,000। ठीक है, जो बच्चे ये माइनस कराएंगे तो आंसर कुछ और, द करेक्ट आंसर इज 4,95,000। नेक्स्ट पॉइंट, बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम इनकम ऑफ एनी अदर सोर्स बट कैन नॉट बी सेट ऑफ। अभी पढ़ा हमने, बिजनेस लॉस किससे सेट ऑफ नहीं हो सकता। सर एचपी से हो सकता है, एलटीसीजी से हो सकता है, इससे हो सकता है, बट सैलरी इनकम से नहीं हो सकता, मना करती है सैलरी इनकम। बिजनेस लॉस किससे सेट ऑफ नहीं हो सकता, तो सैलरी इनकम से सेट ऑफ नहीं हो सकता। सैलरी बोलते हैं हम तो नौकर है ना, नौकर करके नौकरी कर कर लाए हैं पैसा, तुम हमारे पास मत आओ भैया। ठीक है जी सर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एलिजिबल टू कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ। ऐसा जो कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ के लिए नहीं है। सर ऐसा कौन हो सकता, एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग। सर ये तो होता है क्योंकि ये खुद से ही सेट ऑफ होगा, किसी और के पास जाएगा नहीं, तो बेचारा क्या करे, सेट। अंडर दैट एचपी, सर ये तो बहुत होता है, 8 साल तक होता है, अभी पढ़ा है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन सर होता है, ये तो एलटीसीजी से भी, दूसरे से हो नहीं सकता सेट ऑफ, इंटरहेड तो वहीं जाता है। लॉस अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अदर सोर्स वाला सर हमारा क्या होता है, सर अदर सोर्स वाला पॉइंट जो होता है हमारा वो कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ नहीं होता। नेक्स्ट, रोहित एक चार्टेड अकाउंटेंट है। चार्टेड अकाउंटेंट मतलब समझते हो सर, सीए है। हाँ सर, सीएस जैसा ही होता है। इज वर्किंग एज अकाउंटेंट ऑफिसर इन राज प्राइवेट लिमिटेड ऑन अ सैलरी ऑफ 20,000 पर मंथ। और भैया इतनी कम सैलरी मिल रही है। इन्होंने मैरी कर ली मिस पूजा से, जो कि 25% शेयर्स की मालकिन है। ठीक है, पता नहीं इतनी कम सैलरी में अंकल काम क्यों कर रहे हैं, हो सकता है पुराने जमाने के सीए हो, 1947 के। What will be the impact of salary paid to Rohit by the company in the hands of Miss Pooja? तो मुझे बताओ, क्योंकि ऐसे केस में बेटा क्लबिंग अट्रैक्ट हो जाती थी, याद है 20% शेयर्स अगर हमारा हस्बैंड स्पाउस यानी हस्बैंड की कंपनी हो, वाइफ या वाइफ की कंपनी में हस्बैंड अगर जॉब कर रहे हैं और उनको एक्स्ट्रा सैलरी मिल रही है, तो क्लबिंग अट्रैक्ट हो जाती है इन द हैंड्स ऑफ द पर्सन। बट क्योंकि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डिग्री और सैलरी भी कुछ ऐसी खास दे नहीं रहे हो, तो यहाँ कोई क्लब अमाउंट नहीं होगा बेटा, यहाँ पर कुछ भी अमाउंट क्लब नहीं होगा, या तो क्लब हो जाता था उसमें। ठीक है जी सर, याद है। नेक्स्ट, बेबी मीना एक बच्ची है, 12 साल की यानी माइनर है, चाइल्ड आर्टिस्ट है, एक्ट कर रही है पिक्चरों में। ठीक है, 3.5 लाख, रणबीर कपूर की बेटी तो नहीं बनी थी ये एनिमल मूवी में, 3.5 लाख रुपए की इनकम कमा रही है। टोटल इनकम इसके पापा की है 520 और मम्मी की है 480। तो याद होगा आपको, जिसकी इनकम ज्यादा होती थी उसके हैंड में टैक्सेबल करते थे, बट हमेशा करते थे क्या सर, नहीं सर, नहीं। जब उसकी खुद की टैलेंट स्किल से कमाई जा रही इनकम है तो वो टैक्सेबल नहीं होती थी, इनके हैंड में टैक्सेबल नहीं होती थी, यानी पेरेंट्स के हैंड में टैक्सेबल नहीं होती थी। अगर हम एफडी से होने वाली इंटरेस्ट को कमा रहे हैं उसको टैक्सेबल करा दिया था, तो इस केस में टैक्सेबल नहीं होगा बेटा। 3.5 लाख इनकी बेबी मीना के अपने हैंड में जाएगी, ना फादर के में ना मदर के। मदर के में तो जा ही नहीं सकते क्योंकि फादर की इनकम ज्यादा है। बट अगर ये इनकम पैसिव इनकम टाइप की होती, यानी जब बेबी मीना का कोई अहम रोल नहीं होता, माइनर का कोई अहम रोल नहीं होता, तो उस केस में बेटा क्या करते हैं हम, फादर के एंड में टैक्सेबल कर देते। नेक्स्ट, all income which arises or accrued to the minor child not suffering from specified in section 80U shall be clubbed with the income of a parent whose total income excluding the income to be included of the minor not derived from any activity
ऑब्वियसली तो क्या चाहता है, इन द हैंड्स ऑफ फादर ओनली, नहीं, इन द हैंड्स ऑफ मदर ओनली, नहीं, इक्वली। बेटा सेम पुराना वाला भी पीछे वाला जिसकी इनकम ज्यादा होती है, तो ऐसा ऑप्शन नहीं है, या तो फादर या तो मदर, ऐसा नहीं है, तो नन ऑफ दीज लगाएंगे इसमें बेटा, क्या लगाएंगे, नन ऑफ दीज लगाएंगे इस ऑप्शन में, क्योंकि जिसकी इनकम ज्यादा होती है, हायर इनकम, हायर इनकम ऑफ पेरेंट। चलिए सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आराम से बढ़ते हैं आगे। भवाना ट्रांसफर कर रही है अपनी रेंटल इनकम को, यानी अपनी इनकम को किसी और के हैंड में, दैट इज स्नेहा के हैंड में ड्यूरिंग द प्रीवियस 22-23, बट शी डिड नॉट ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ स्नेहा। भाई तुम प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर रहे हो पर इनकम ट्रांसफर कर रहे हो, इनकम टैक्स को इससे कोई मतलब नहीं है, वो टैक्सेबल करेगा इन द हैंड्स ऑफ भवाना, इन द हैंड्स ऑफ भवाना। उसे मतलब नहीं किसकी इनकम ज्यादा है, एओ को भी कोई मतलब नहीं, सेक्शन में लिखा हुआ है, अगर आप अपनी इनकम ट्रांसफर कर दो तो आप ही के एंड में टैक्सेबल होगी। इसे ही तो बोलते हैं इनकम इंक्लूडेड इन द टोटल इनकम ऑफ द असेसी, इनकम ऑफ अदर पर्सन इंक्लूडेड इन द टोटल। भैया तुम्हारी इनकम तुम ऐसे कर्म क्यों कर रहे हो कि तुम्हारे पास वापस आ जाए, तो ऐसी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी बेटा आप ही के हैंड में जिन्होंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करी है पर इनकम ट्रांसफर करी है। नेक्स्ट बेटा, मनदीप whose total income excluding this income is greater has 3 minor daughters, बहुत बढ़िया, टोटल इनकम है माइनर डॉटर की 4,500, 1,000, 3,500 रुपए, यानी इस केस में बेटा आपको एग्जेम्पशन मिलती है। पूछ रहा है कितनी इनकम क्लब्ड होगी उनके खाते में, तो 4,500 पूरी तो हो नहीं सकती क्योंकि 1,500 रुपए की एग्जेम्पशन है। सर क्यों दी है एग्जेम्पशन, भैया उनका मन कर रहा था क्या छोटी मोटी इनकम तो छोड़ दो बच्चों की, इतनी तो पॉकेट मनी हो जाती है, साल भर की दे रहे हैं, कौन सी मंथली दे रहे हैं। 1,000 के केस में बेटा 1,000 की हो सिर्फ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जोड़ कर निकाल सकते हो। और लास्ट है आपका 3,500 रुपया, मतलब 1,500 और अमाउंट विच एवर इज लोअर वाला, लास्ट है बेटा 3,500 वाला, तो इसमें भी कितनी मिल जाएगी एग्जाम्पशन, 1,500 की, तो 3,000 प्लस 0 प्लस 2,000, 5,000 रुपये बेटा क्लब हो जाएंगे, पूरे के पूरे क्लब नहीं होंगे पैसे, 9,000 नहीं आएगा, और 4.5 के 4.5 भी माइनस नहीं होंगे, सिर्फ इन दोनों की टैक्सेबिलिटी, इन दोनों का एग्जाम्पशन मिला 1,500, इसका 1,000, मतलब करेक्ट आंसर इज 5,000 रुपीज। ये एग्जाम्पशन मिल गया अमाउंट हमें 1,500 रुपए का। निशांत गिफ्ट कर रहा है एक हाउस प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू है 40 लाख टू हिज वाइफ सरिता को, हु इज इन रिटर्न हैज गिफ्टेड द सेम टू हर डॉटर इन लॉ बबीता। द हाउस वाज लेट आउट एट 30,000 पर मंथ थ्रू आउट द प्रीवियस ईयर, इन विच हाउ एंड हाउ मच इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज चार्जेबल टू टैक्स। 30,000 पर मंथ के हिसाब से क्या है बेटा हाउस प्रॉपर्टी, हमें तो अमाउंट निकालना है कि हाँ सर निकालना है। सर इस केस में होगा क्या, सर निशांत के हैंड में टैक्सेबल होगा, इन्होंने अपनी वाइफ को दिया है, अब उसने किसको दे दिया उससे कोई मतलब नहीं क्योंकि प्रॉपर्टी का ओनर तो कौन था, निशांत। तो 30,000 रुपए के हिसाब से बेटा 12 महीने का रेंट टैक्सेबल होगा इनके हाथ में 3,60,000, क्योंकि और कोई जानकारी नहीं है तो भैया हमें सीधे सीधे 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन लगा देनी चाहिए, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन। सर ये जरूरी है बेटा, ये तो मिलेगी आपको, एसडी तो मिलेगी, एचपी में पढ़ाया ना आपने अभी पीछे, 36 दिया 108, 1,08,000 की, तो 2,52,000 टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ निशांत जिसने प्रॉपर्टी गिफ्ट करी है। आप स्पाउस को और सन्स वाइफ को करोगे तो आप ही के हैंड में टैक्सेबल हो जाएंगे, ऐसे कर्म ना करो कि आपको फल ऐसा मिले, ठीक है। 2,52,000, 36 में से 10 गए, हाँ जी कोई दिक्कत। आगे बढ़ते हैं सर। इनकम ऑफ एन एसएससी इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी इन इंडिया इज टैक्सेबल। से 60% एग्जाम्प्ट होता है तो 40% टैक्सेबल है, इसमें तो याद ही नहीं करना कुछ, मतलब वैसे ही याद हो जाता है। इनकम ऑफ 2 माइनर चाइल्ड्स आर इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ देयर फादर, फादर इज एंटर्ड टू एग्जेम्पशन। तो 1,500 जितने भी बच्चे हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 1,500 इंटू 2 कितने होते हैं दोस्त, 3,000, तो 3,000 रुपए की एग्जेम्पशन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 1032। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। क्लबिंग बीच में सेट ऑफ क्लबिंग सेट ऑफ क्लबिंग चल रहा था, क्योंकि एग्जाम आपसे थोड़ी ना कहेगा भैया सैलरी के एमसीक्यू दे रहा हूँ पर एचपी के दे रहा हूँ, मिक्स देगा बेटा वो तो। आगे बढ़ते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23 परेश रिसीव्ड अ सैलरी ऑफ 2,80,000 रुपए। परेश कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉयज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज ₹59,000 एंड मैचिंग कंट्रीब्यूशन हैज बीन मेड बाय द एम्प्लॉयर। टैक्सेबल इनकम ऑफ परेश विल बी, कितनी इनकम टैक्सेबल होगी परेश के खाते में। सर इसके लिए तो भैया निकालना पड़ेगा हमें कुछ, क्या निकालना पड़ेगा सर, सबसे पहले 2,80,000 रुपए की तो सैलरी रिसीव्ड कर रहा है, रिसीव्ड का मतलब होता है ये सैलरी इसको मिल रही है, अभी इसमें से कोई भी एडिशन डिडक्शन नहीं किया गया है तो वो अलग से करेंगे। परेश कंट्रीब्यूट कर रहा है 59,000 रुपीज का, इसका मतलब ये है आरपीएफ में कर रहा है तो बेटा सैलरी का 12% एग्जेम्प्ट कर देंगे हम, 33,600,
तो यहाँ पर 59,000 माइनस 33,600, यह आ जाएगा 400, 34,000, 25,000। 2,54,600 रुपीज़ आपका ये आ गया। इसके बाद दोस्त क्या करेंगे, हम इनको देंगे सर ये, अरे ये क्या कर दिया मैंने, प्लस करना था माइनस कर दिया। 3,05,400। अब इसमें से डिडक्शन दे देंगे हम लोग 50,000 रुपये की, ठीक है, सैलरी की 2,55,400। और हम एक डिडक्शन दे देंगे बेटा इसकी कंट्रीब्यूशन की, जो 80 सेक्शन 80 में मिलती डिडक्शन, ये तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 रुपये की। एक डिडक्शन हम इनको वो दे देंगे अंडर सेक्शन 80 वाली, पूरी 59,000 की। 1,96,400, इसमें अमाउंट आएगा बेटा 1,96,400 रुपीज़, 1,96,400 इज योर करेक्ट आंसर। चलिए सर नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 DDB फॉर सीनियर सिटीजन। इस केस में सर सीनियर सिटीजन की 1,00,000 रुपये होती है बेटा डिडक्शन, इस केस में 1 लाख। सीधे सीधे याद करना है इसको, जितनी बार रीड कर लोगे आप इसको याद हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि MCQ लेवल पर ये एग्जाम में जितना आपसे हो पाए, ठीक है, मैं ऐसा ही मानता हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं हो पाता है। 80 TTA बहुत फेवरेट डिडक्शन है सर, हमारे बैंक डिपॉजिट्स पर डिपेंड करती है। इंटरेस्ट डिपॉजिट अगर सेविंग बैंक अकाउंट में होगा तो 10,000 का मिल जाएगा, पोस्ट ऑफिस में भी सेविंग बैंक अकाउंट का होगा तो मिल जाएगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी में होगा तो भी मिल जाएगा, ठीक है, सब में। बट टाइम डिपॉजिट पर होगा तो नहीं मिलेगा बेटा, टाइम डिपॉजिट पर होगा तो नहीं मिलेगा, टर्म डिपॉजिट पर होगा तो नहीं मिलेगा, ये इसकी एक्सेप्शन है। नेक्स्ट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U अलाउएबल टू 80% और मोर डिसेबिलिटी, इस केस में सर 1,25,000, 1,25,000, 40, 60, 50 तो कुछ है ही नहीं, 1,25,000 रुपए की मिलेगी डिडक्शन। चलो नेक्स्ट, एन इंडियन रेजिडेंट पेटेंटी इज एंटाइटल्ड टू अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 RRB टू द एक्सटेंट ऑफ, सर इसमें समझाने जैसा है ही क्या है, कुछ भी नहीं है इसमें। 100% ऑफ सच इनकम और 3 लाख विच एवर इज लेस, 100% ऑफ सच इनकम और 3 लाख विच एवर इज लेस। Reduction under section 80 CCG is available to an eligible resident individual whose gross total income does not exceed। सर ये याद रखने वाला है सर, यहां पर बच्चा कंफ्यूज जाता है, 10 लाख को मार्क कर जाता है, जबकि द करेक्ट आंसर इज 12 लाख। सब सेक्शन से बेटा उठा उठाकर आपसे ऐसे ना पूछकर ऐसे याद दिलाएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, मुझे भी एज ए स्टूडेंट बहुत सारी चीजें याद नहीं थी, बट इस तरीके की फैसिलिटी नहीं थी याद कराने की, हमें खुद ही किताब से पढ़ कर चीजें याद करनी होती थी। साहिल वर्क कर रहा है टेक्नोलॉजी कंपनी में, 1 जनवरी एक लोन ले रहा है 2,40,000 रुपए का अपनी कंपनी से, बहुत बढ़िया बात है, फॉर द एजुकेशन ऑफ हिज डॉटर ड्यूरिंग द ईयर he paid an interest of 46,000 towards the said loan and repaid the principal component of 10,000। the deduction that he can claim under section 80E, 80E में एजुकेशन के लोन का इंटरेस्ट का रिडक्शन मिलता था, बट सर मिलेगा नहीं क्योंकि इसने एम्प्लॉयर से ले लिया है। अगर अप्रूव्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह से लेता तो रिडक्शन मिल जाता, बट इसमें एम्प्लॉयर से लिया है तो यहाँ रिडक्शन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, अंडर द हेड इनकम टैक्स एक्ट which of the following can claim a deduction for any sum contributed during the previous year to a political party or electoral trust। भैया पॉलिटिकल पार्टी और इलेक्टोरल ट्रस्ट में सिर्फ और सिर्फ बेटा इंडिविजुअल को मिलता है, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को, सिंपल सा याद रखना है। MCQ ऐसे छप सकते हैं इसलिए मैंने डाल दिए सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल को। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्त हमारा, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशन टू नेशनल डिफेंस बॉन्ड इज अलाउड अंडर सेक्शन। वैसे तो सेक्शन वाले क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस बहुत कम है, ये 7-8 साल पुराने MCQs है थोड़े से, बट एक आध मैंने डाल दिया है कि ऐसे कर पूछ सकता है कि भैया ये डिफेंस बॉन्ड आ सकता है या नहीं, ठीक है, ये इस MCQ को यहाँ डालकर नेशनल डिफेंस बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, रमन परचेज अ रेजिडेंशियल हाउस property in Ahmedabad on loan, or which he had paid interest of 50,000 during the previous year. He is working in Delhi and gathering HRA of 4,000 per month. He can claim exemption deduction for।
रमन एक बंदा है जिसने रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करी है और उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा है 50,000 का। तो बोल रहा है कि वो दिल्ली में वर्क कर रहा है और HRA ले रहा है 4,000 रुपये। तो ये इसको क्या मिलेगा, खाली HRA का रिडक्शन या इंटरेस्ट का रिडक्शन या HRA और इंटरेस्ट बट नॉट बोथ, या दोनों मिलेगा? सर इसको दोनों मिलेगा। सर इस केस में इसको दोनों का दोनों ही डिडक्शन मिलेगा। तो इसके साथ ओके, हमारे एमसीक्यूज खत्म। प्रैक्टिस के लिए आपको, समरी के लिए आपको सेम ही चीज याद रखनी है बेटा, सीजी को अच्छे से देखो, एक तरीका बता रहा हूं, आप क्लबिंग सेट ऑफ को अलग से करो ही मत, सीजी का हेड करो, उसका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड पढ़ लो, उतना पोर्शन समझ में भी अच्छे से आएगा, क्वेश्चन भी हो पाएंगे। एचपी का हेड पढ़ो, उसका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा। पीजीबीपी का हेड पढ़ो, वहाँ अंदर आपको 3580 वगैरह के बिजनेस मिल जाएंगे, फिर उसका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड पढ़ो। अदर सोर्स का हेड पढ़ो, फिर उसका सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड पढ़ो। और लास्ट सैलरी जो बेटा सबको न्योता देती है बट किसको मना कर देती है, नॉट पीजीबीपी, पीजीबीपी नहीं आना चाहिए इनके पास। तो इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा सेशन। 20 मिनट के अंदर आपको 25 एमसीक्यूज कराए और चांसेस है एग्जाम में इन्हीं में से सारे एमसीक्यूज कुछ फंस जाएंगे बेटा। लास्ट वीडियो में बहुत ज़्यादा कराए थे, उससे पहले वीडियो में तो करीब 100+ एमसीक्यूज मैंने आपको करा दिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, दोस्तों के संग शेयर, चैनल को करेंगे सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।